आज हम सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विशाल और भव्य बंगले का रेशमी पर्दा हटाएंगे। केजरीवाल ने सरकारी खजाने से लगभग 45 करोड़ रुपए का खर्चा करके अपने लिए यह शानदार बंगला बनवाया है और इस बंगले में लगभग 1 करोड़ रुपए के तो सिर्फ पर्दे ही लगे हुए हैं। और इसीलिए आज हम सबसे पहले इसी खबर का विश्लेषण आपके लिए करेंगे और साथ ही अरविंद केजरीवाल को यह चुनौती देंगे कि या तो वो इस बंगले को दिल्ली की जनता के लिए खोल दें ताकि दिल्ली की जनता खुद आकर देख ले कि केजरीवाल के घर में क्या क्या लगा हुआ है, कहां कहां लगा हुआ है, कौन सा मार्बल लगा है, कौन से वो रेशमी पर्दे लगे हैं जो करोड़ों रुपए के हैं, या फिर आज तक की टीम को इस बंगले में प्रवेश करने का एक मौका दें। हम इसका पूरा वीडियो बनाएंगे और देश की जनता खुद आज तक पर यह देख पाएगी कि कितने शानदार बंगले में केजरीवाल जी एक संत और एक आम आदमी की तरह आज भी रह रहे हैं और देश की आम जनता के लिए, दिल्ली की आम जनता के लिए कितनी तपस्या कर रहे हैं इस बंगले में। लेकिन हम अपने इस विश्लेषण की शुरुआत वर्ष 1968 में आई एक फिल्म के गाने से करना चाहते हैं और फिल्म का नाम है शिकार और इसमें एक बड़ा सुपरहिट गाना था जो आज की इस सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठता है। गाना क्या था? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और ऐसा लगता है कि यह गाना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आज बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि 8 लाख रुपए का रेशमी पर्दा अगर उठ गया तो उनका भेद खुल जाएगा। तो आज हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शानदार बंगले में लगे रेशमी पर्दे को हटाएंगे आपके लिए, और जब यह रेशमी पर्दा हटेगा तो आप देख पाएंगे कि केजरीवाल के घर में क्या क्या लगा है जो आपके घरों में नहीं है। केजरीवाल को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें यह पता चला है कि दिल्ली के जिस सरकारी बंगले में मुख्यमंत्री के तौर पर वो रहते हैं उस बंगले की मरम्मत और उसके रेनोवेशन पर 5 या 10 करोड़ रुपए नहीं बल्कि पूरे 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और अब यह सरकारी बंगला अंदर से एक महल में तब्दील हो गया है। यह इतना शानदार बंगला है कि आज शायद गौतम अडानी के साथ भी इस बंगले का कंपटीशन हो सकता है। हो सकता है गौतम अडानी को भी यह बंगला देखकर आज शर्म आ जाए। गौतम अडानी ऐसे बंगलों में रहते होंगे तो शायद समझ में भी आती है बात, वो बहुत पैसे वाले हैं और उनकी इसीलिए आजकल बहुत ट्रोलिंग भी होती है क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आज आप अरविंद केजरीवाल के इस बंगले को भी देखेंगे तो यकीनन अरविंद केजरीवाल का यह बंगला भी गौतम अडानी के बंगले को अच्छा खासा कंपटीशन दे सकता है। वर्ष 2014 में जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद टाइप 5 का एक सरकारी बंगला अलॉट हुआ था, तब उन्होंने इस बंगले में शिफ्ट होने से साफ इनकार कर दिया था और तब उन्होंने कहा था कि वो तो एक आम आदमी है और एक आम आदमी को रहने के लिए इतने बड़े बंगले की जरूरत नहीं होती। उस समय केजरीवाल जी ये बात शायद इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनसे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित उस जमाने में टाइप 8 के सरकारी बंगले में रहती थी। जो टाइप 8 का जो सरकारी बंगला होता है वो बहुत बड़ा बंगला होता है और वो भारत सरकार में जो मंत्री हैं उन्हें मिलता है। तो शीला दीक्षित क्योंकि बड़े बंगले में रहती थी, उनके सामने केजरीवाल थे जो कि एक नई तरह की राजनीति लेकर आए थे, आम आदमी की राजनीति। खुद भी बताते थे कि मैं भी दिल्ली के आम लोगों की तरह हूं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बड़े बंगले में नहीं रहूंगा। और केजरीवाल तब इसी बात को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे थे और वो लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि वो भले ही मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन उनका स्टेटस हमेशा एक आम आदमी जैसा ही रहेगा। जैसे दिल्ली का एक ऑटो रिक्शा वाला रहता है, एक टैक्सी वाला रहता है, दिल्ली का एक आम आदमी अपना जीवन व्यतीत करता है, वैसे ही केजरीवाल जी भी रहेंगे। यानी केजरीवाल ने कहा कि मैं नेता जरा दूजे किस्म का हूं। उस समय दिल्ली के लोग कुछ ही दिनों में अरविंद केजरीवाल की सारी बातें भूल गए और फिर केजरीवाल भी वर्ष 2015 में उस टाइप 5 के सरकारी बंगले में चुपचाप शिफ्ट हो गए, जिस बंगले को अब उन्होंने अंदर से एक बहुत बड़े आलीशान महल जैसा बना दिया है। और उनका यह सरकारी बंगला दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में मौजूद है, जहां ऐसे ही और भी टाइप 5 के 12 से ज्यादा सरकारी बंगले हैं उस कॉम्प्लेक्स में। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2014 तक केजरीवाल रहने के लिए एक छोटा सा फ्लैट मांग रहे थे
कि मैं तो एक छोटा सा फ्लैट दे दीजिए जहां मैं अपने परिवार के साथ रह सकूं। लेकिन बाद में 2015 में वो खुद इस सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए, जिसे धीरे धीरे उन्होंने बहुत विशाल, बहुत भव्य और बहुत आलीशान बना लिया। और दिल्ली की जनता को पता ही नहीं चला, क्योंकि जब वो दिल्ली की जनता के सामने आते थे या अभी भी आते हैं तो वही पुरानी चप्पल पहनकर आते हैं, पुराने कपड़े पहनकर आते हैं, 5 रुपए का पेन अपनी जेब में रखकर आते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कोविड के समय में दिल्ली के लोग अस्पतालों में बेड के चक्कर में संघर्ष कर रहे थे, और तब केजरीवाल के इसी सरकारी बंगले में बेड से लेकर दूसरी चीजों को बदला जा रहा था। लेकिन पहले हम आपको केजरीवाल जी का ये लुक दिखा देते हैं। देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, केजरीवाल जी जब जाते हैं किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जहां उन्हें पता है कि लोग देखेंगे, फोटो खींचेंगी, तो कैसे जाते हैं। देखिए, यह केजरीवाल का रूप है जनता के लिए, जहां वो इस तरह की चप्पल पहनकर जाते हैं, आम जनता की तरह दिखते हैं। बड़े बड़े लोगों से भी अगर मिलने के लिए जाते हैं तो ये चप्पल पहनकर जाते हैं। यहां भी आप देख लीजिए, चप्पल पहनी हुई है, एक एक्स्ट्रा लार्ज कमीज पहनी हुई है और एक पैंट पहनी हुई है, और जेब में रखते हैं एक सस्ता सा पेन, जिससे ऐसा लगे कि वो दिल्ली में रहने वाले किसी आम व्यक्ति के जैसे ही है, उनके जैसे ही हैं। तो दिल्ली की जनता भी उनके इस लुक को देखकर बड़ी खुश होती है और सोचती है कि देखिए, पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो हमारी तरह रहता है, बिल्कुल आम आदमी की तरह रहता है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये लुक कैमरे के लिए है, ये लुक जनता के लिए है, और यही लुक में जब वो वापस अपने घर में जाते हैं जहां जनता को जाने का मौका नहीं मिलता, तो वो घर इतना शानदार है, इतना आलीशान है कि उसमें केजरीवाल जी ने 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी जूता अफोर्ड नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है वो जूता नहीं पहन सकते, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, वो 50 या 100 रुपए का एक पेन नहीं रख सकते? क्या लगता है आपको? क्या वो 500 रुपए की कमीज नहीं पहन सकते? लेकिन यहां आप जब उनकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा कि हां, नहीं अफोर्ड कर सकते। ना तो उनके पास जूते हैं, ना उनके पास कपड़े हैं, और वो एक गरीब आदमी की तरह रहते हैं। पर जब आप उनका घर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यही गरीब आदमी 50 करोड़ रुपए के घर में रहता है। यही गरीब आदमी को अपने घर में करोड़ों रुपए के पर्दे चाहिए। 1 करोड़ रुपए के तो इस गरीब आदमी के घर में रेशमी पर्दे लगे हुए हैं, 6 करोड़ रुपए के मार्बल लगे हुए हैं। आज जो दस्तावेज मैं लेकर आया हूं, इन दस्तावेजों में लिखा है कि वर्ष 2020 से 2022 के बीच इसी सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए गए। यह वो समय था जब पूरे देश में कोविड फैला हुआ था, लोग मर रहे थे, लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, उन्हीं के राज्य में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहे थे, लोग संघर्ष कर रहे थे। कितने परिवार उजड़ गए, कितने परिवारों की रोजी रोटी उजड़ गई, कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोग उस जमाने में, आपको याद होगा, जो मजदूर हैं वो सड़कों पर पलायन कर रहे थे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भूखे पेट दिल्ली से पैदल ही चल पड़े थे। लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति, आप भी ये नहीं जानते थे कि उस समय केजरीवाल जी असल में अपने घर के रेनोवेशन की प्लानिंग कर रहे थे। वो अंदर बैठकर ये प्लान कर रहे थे कि घर में रेनोवेशन कैसे करना है, बंगले को शानदार कैसे बनाना है। और ये जो बंगले के रेनोवेशन की मैंने आपको बात बताई, इनमें लगभग 1 करोड़ रुपए सिर्फ पर्दे लगाने पर खर्च हुए हैं। सोचिए वो कैसे रेशमी पर्दे होंगे जिनकी कीमत 1 करोड़ है। इनमें कुछ पर्दे तो ऐसे हैं जिसकी एक पर्दे की कीमत 8 लाख रुपए है, कुछ पर्दों की कीमत, एक पर्दे की कीमत 6 लाख रुपए थी, और पूरे बंगले में कुल मिलाकर 23 पर्दे लगवाए गए, जिसका खर्चा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कुछ पर्दे 8 लाख रुपए के हैं, कुछ 6 लाख रुपए के। इसके अलावा इंटीरियर डेकोरेशन पर कुल मिलाकर 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए। बंगले में जो मार्बल लगाया गया वो वियतनाम से मंगवाया गया था, और पूरे बंगले में स्टोन और मार्बल की फ्लोरिंग पर कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और दूसरे अप्लायंसेस पर 2 करोड़ 58 लाख, फायर फाइटिंग सिस्टम पर 2 करोड़ 85 लाख, वार्डरोब पर 1 करोड़ 41 लाख, किचन अप्लायंसेस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। ये हैं केजरीवाल जी, जो आम लोगों की तरह रहते हैं,
जिन्हें आप सार्वजनिक मंचों पर चप्पल पहने हुए देखते हैं, 5-10 रुपए का पेन जेब में रखे हुए देखते हैं, सस्ते कपड़े पहने हुए देखते हैं, जो आम जनता की बात करते हैं। लेकिन आज हम ये जो रेशमी पर्दा है उनके घर में, महंगा सा, इस पर्दे को आज हम हटा रहे हैं। आज जब हमारी टीम अरविंद केजरीवाल के इसी सरकारी बंगले पर पहुंची तो हमें पता चला कि केजरीवाल जी का यह बंगला 1 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है, 1 एकड़। लेकिन वहां इसके अलावा 20 और सरकारी बंगले हैं, जिनमें से 12 सरकारी बंगलों को अरविंद केजरीवाल के बंगले में मिलाने के लिए अब इन्हें तोड़ा जा रहा है और इनमें से 4 बंगले अब तक तोड़े भी जा चुके हैं। अब आप केजरीवाल जी के इस भव्य विशाल बंगले से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये अटैक किया है कि उन्होंने 45 करोड़ रुपए खर्चे किए हैं अपने ऑफिशियल रेसिडेंस में रेनोवेशन करने के लिए। और अभी एक फ्रेश सेट ऑफ एलिगेशंस में बीजेपी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम मेगा एक्सपेंशन प्लान के तहत 12 ऐसे सरकारी जो बंगले उनके घर के विसिनिटी में है, उनको भी एक एक्सपेंशन प्लान के तहत जोड़ के पार्किंग और सर्वेंट क्वार्टर्स में तब्दील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में कि कैसे यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये 12 ऐसे गवर्नमेंट बंगलोज है, टाइप 5 गवर्नमेंट बंगलोज, जो 45 और 47 राजपुर रोड में लोकेटेड है। ये सीएम आवास से महज 2 मिनट की दूरी पे है। और बीजेपी का ये कहना है कि ये जो गवर्नमेंट बंगलोज है इनको रिलोकेट करवा के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इसलिए किया जा रहा है ताकि ये पार्किंग लॉट और सर्वेंट क्वार्टर्स में तब्दील किया जाए, जो कि केजरीवाल मेगा एक्सपेंशन प्लान के अंडर है। 2020 का ये प्रपोजल पीडब्ल्यूडी की तरफ से दिया गया था, लेकिन जो डीयूएसी है, दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन, उन्होंने इस प्रपोजल को मानने के लिए राजी नहीं हुए। और इसके बावजूद भी जो ये काम चल रहा है वो दिल्ली मास्टर प्लान के तहत एक वायलेशन है। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट बंगलोज है जहां पे अभी काम चल रहा है और बीजेपी का कहना है कि ये सीएम मेगा एक्सपेंशन प्लान के तहत जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय ठाकुर के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। अब हम छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आज हुए एक नक्सली हमले के बारे में आपको बताएंगे। बहुत दुखद खबर है। हमारे 10 जवान इस घटना में शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने कैसे एक फेक न्यूज फैलाकर सुरक्षा बलों को अपने जाल में फंसाया और फिर एक विस्फोट में उनकी गाड़ी को उड़ा दिया। आज विस्तार से आपको ये सब बताएंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जिस जगह ये नक्सली हमला हुआ वो जगह राजधानी रायपुर से लगभग 450 किलोमीटर दूर है, 450 किलोमीटर दूर। और इस इलाके में जो सबसे नजदीकी पुलिस थाना है वो वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। और छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक इस नक्सली हमले में जो 10 जवान शहीद हुए वो सभी जवान छत्तीसगढ़ पुलिस की डीआरजी यूनिट के हैं। डीआरजी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, और ये छत्तीसगढ़ पुलिस का एक स्पेशल दस्ता है जो वहां नक्सलियों के खिलाफ चलाए जाने वाले सभी ऑपरेशंस में शामिल होता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस रिजर्व गार्ड में ज्यादातर सैनिक वो हैं जो एक जमाने में खुद नक्सली हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब इन नक्सलियों ने सरेंडर किया तब इन नक्सलियों को इस दस्ते में शामिल कर लिया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस का कहना है कि एक दिन पहले उसे खुफिया जानकारी मिली, इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि दंतेवाड़ा के एक इलाके में नक्सलवादियों के एक बड़े नेता छिपे हुए हैं। और इसी के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और सुरक्षा बलों के 250 जवानों ने एक संयुक्त ऑपरेशन किया, जॉइंट ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन के तहत ये सभी जवान दंतेवाड़ा के उस इलाके के लिए रवाना हो गए जहां नक्सलवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। योजना के मुताबिक इन सभी 250 जवानों ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बड़ी बात यह है कि इस सर्च ऑपरेशन में उन्हें एक भी नक्सलवादी नहीं मिला। और इसके बाद इस ऑपरेशन को यहीं रोककर तमाम जवानों ने वापस दंतेवाड़ा के जिला मुख्यालय लौटने का फैसला किया। और उन्हें यह समझ में आ गया कि ये इनपुट जो उन्हें मिला था ये गलत था, वहां कोई छुपा हुआ नहीं था। ये तमाम जवान नीलावया नाम के एक इलाके से होते हुए अब वापस लौट रहे थे और बहुत सारे जवान सुरक्षित जिला मुख्यालय पहुंच भी गए। लेकिन इस बीच इस डीआरजी दस्ते के 10 जवान रास्ते में फंस गए। और फंस इसलिए गए क्योंकि वहां तेज बारिश शुरू हो गई और इन जवानों ने उसके बाद आगे बढ़ने के लिए एक प्राइवेट पिकअप वैन को किराए पर ले लिया। इन्होंने एक प्राइवेट पिकअप वैन ली और सोचा कि इस वैन में बैठकर चलते हैं।
जबकि ये सुरक्षा के प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं था। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये उनसे गलती हो गई। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर नक्सली हमले सड़क मार्ग पर आईईडी ब्लास्ट के जरिए ही किए जाते हैं और इसीलिए वहां यह प्रोटोकॉल है कि सुरक्षा बल और जवान इस तरह के ऑपरेशन के दौरान गाड़ियों या ट्रकों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि करेंगे तो नक्सली उन्हें आईईडी से ब्लास्ट कर देंगे। बल्कि इसकी जगह इन जवानों को बाइक इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है ताकि किसी भी तरह के आईईडी ब्लास्ट से बचा जा सके। अब आप देखिए ब्लास्ट कितना बड़ा होगा। यह पक्की सड़क थी, पक्की सड़क बनी हुई, उसमें कितना गहरा गड्ढा हुआ है आप समझ जाइए। गाड़ी का क्या हाल हुआ है आप तस्वीरों से देखकर समझ सकते हैं कितना बड़ा ब्लास्ट होगा ये। लेकिन इस मामले में तेज बारिश की वजह से डीआरजी के इन जवानों ने एक पिकअप वैन को हायर कर लिया और इसी दौरान यह खबर नक्सलियों को पहुंच गई और नक्सलियों ने उनके सड़क मार्ग में बीच में यह आईईडी प्लांट कर दिया और जब यह पिकअप वैन वहां से गुजरी तो इस विस्फोट में डीआरजी के 10 जवान और इस पिकअप वैन का ड्राइवर शहीद हो गए। आईईडी ब्लास्ट एक तरह का बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसे इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कहते हैं और इस बॉम्ब को अमोनियम नाइट्रेट या फिर आरडीएक्स से बनाया जाता है। और हमें यह पता चला कि इस हमले में जो 50 किलोग्राम का आईईडी बॉम्ब प्लांट किया गया था वो आरडीएक्स नहीं था बल्कि वो अमोनियम नाइट्रेट से तैयार हुआ था। इसके अलावा यह भी पता चला हमें कि नक्सली अभी इस तरह के और हमले भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्च और जून के महीने के बीच वो एक खास अभियान चलाते हैं। इस अभियान को टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन कहते हैं, जिसमें नक्सलवादी पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं और इस दौरान अपने काडर को मजबूत करते हैं। और इन नक्सलवादी हमलों का एक मकसद यह होता है कि वो सरकार को बताना चाहते हैं कि वो नक्सलवादियों के इलाके में, आदिवासियों के इस इलाके में पक्की सड़कों और दूसरी सरकारी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के सख्त खिलाफ है। यानी सरकार की योजना यह है कि वो इन जो सुदूर इलाके हैं, जो अंदर इंटीरियर के इलाके हैं, जहां पर आदिवासी रहते हैं और ये नक्सली छुपे होते हैं, वहां पर सड़कें नहीं हैं, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। सरकार अब ये कर रही है कि इन तमाम इलाकों में सड़कें बना रही है, बुनियादी सुविधाएं दे रही है और नक्सलवादी ये चाहते हैं कि यहां पर सड़कें ना बने, अस्पताल ना बने, स्कूल ना बने, ताकि ये पूरा इलाका उनके कब्जे में रहे। इसलिए सरकार जहां जहां भी सड़कें बनाती है वहां वहां नक्सलवादी इसी तरह के हमले करते हैं। और अगर आप इस हमले को भी देखेंगे तो इसमें भी जिस सड़क पर आईईडी का ये बॉम्ब प्लांट किया गया था वो सड़क बिल्कुल नई थी और पक्की सड़क थी। देखिए आप पीछे से अगर आप देखेंगे, पीछे आपको दिखाई देगी पक्की सड़क, लेकिन यहां उन्होंने ये बॉम्ब प्लांट किया 50 किलो का और उसने इस सड़क को किस हद तक उखाड़ दिया, कितना गहरा गड्ढा किया आप देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इन हमलों के पीछे नक्सलवादियों की क्या योजना होती है और इस योजना को समझने के लिए आपको इस बड़ी स्क्रीन पर एक पहले नक्शा देखना होगा। असल में नक्सलवादी जब पुलिस या सुरक्षा बल के जवानों पर किसी हमले की योजना बनाते हैं तो इसके लिए पहले वो एक फेक न्यूज को लीक कराते हैं कि किसी इलाके में नक्सलवादियों का एक गुट छिपा हुआ है। ये एक फेक न्यूज वो प्लांट करते हैं। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान जब इस खबर पर अपना सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं तो शुरुआत में उन पर कोई हमला नहीं होता। तो देखिए, पहले एक फेक न्यूज फैलाकर इन सुरक्षा बलों को अपने जाल में फंसाया जाता है, इन्हें अपने ट्रैप में फंसाया जाता है और नक्सलवादी चाहते हैं कि वो अंदर तक आ जाएं, जंगलों में पूरे अंदर तक आ जाएं, जितना डीप से डीप, जितनी गहराई से गहराई अंदर तक जा सकते हैं वो उन्हें चाहते हैं कि वो आ जाए। पहले उन्हें घने जंगलों के बीच मौजूद इलाकों में आने दिया जाता है आसानी से, लेकिन जब वो सर्च ऑपरेशन पूरा करने के बाद लौट रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई नक्सल तो मिलता नहीं, तो जब वो लौट रहे होते हैं, लौटते वक्त नक्सली ये आईईडी बॉम्ब प्लांट करके उनकी हत्या करते हैं और इस तरह के हमले करते हैं। आज यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि सरकार इन नक्सलवादियों के खिलाफ कोई सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करती। तो आपको अभी में जो मैं आपको बता रहा था, पहले आपको मैं यह बता देता हूं कि जब हमारे सुरक्षा बल इस ट्रैप में फंस जाते हैं तो कई बार अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए ये नक्सली ये प्लांट कराते हैं गलत सूचना कि नक्सली उस जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन निकल पड़ता है उसके लिए, उसके बाद वो उन्हें अंदर आने देते हैं। जब वो अंदर आ रहे होते हैं तब तक नक्सली ये देख लेते हैं
कि जवानों की संख्या क्या है, जवानों के पास हथियार कौन से हैं, गाड़ियां कौन सी हैं और क्या योजना लेकर जवान यहां आ रहे हैं। जब वो अंदर तक जा रहे होते हैं तब तक पूरी योजना जवानों पर हमले की बन चुकी होती है। इसीलिए वापसी के दौरान हमला होता है, कभी भी आते हुए हमला नहीं होता। जब जवान लौट रहे होते हैं तब हमला होता है। और इसके पीछे उसका एक कारण तो यह होता है कि जब ये अंदर की तरफ आ रहे होते हैं तो उन्हें तैयारी करने का मौका मिल जाता है नक्सलियों को। और दूसरी बात यह होती है कि हमारी सुरक्षा बल जितना ज्यादा जंगल के अंदर प्रवेश करते चले जाते हैं, वो अपने हेडक्वार्टर से, अपने बेस कैंप से या किसी भी प्रकार की मदद से उतने ही दूर होते चले जाते हैं। इसलिए नक्सली चाहते हैं कि वो पहले बहुत दूर तक अंदर निकल आए, ताकि उन तक कोई ना मदद पहुंचे, ना उन तक कोई कम्युनिकेशन पहुंचे, ना उन तक कोई और गाड़ी पहुंचे। और उनको पहले वो अंदर तक बुलाते हैं और उसके बाद फिर इस तरह मार डालते हैं। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। अब आपको बताते हैं कि सरकार सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करती इनके ऊपर। ऐसी क्या बड़ी बात है कि हम इन्हें मार नहीं सकते? तो इसका कारण यह है कि पूरी लड़ाई सीमा पार बैठे दुश्मनों के खिलाफ नहीं है, अपने लोगों के खिलाफ है। और ऐसी लड़ाइयों में सुरक्षा बलों के हाथ मानव अधिकारियों की बेड़ियों से बंधे होते हैं। क्योंकि आज अगर सरकार इन नक्सलवादियों पर कोई बड़ी स्ट्राइक करती भी है तो उस स्ट्राइक में गांव वाले मारे जाएंगे, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे, महिलाएं मारी जाएंगी, बच्चे मारे जाएंगे। और फिर इस देश की बहुत सारी जो मानव अधिकारों की संस्थाएं हैं और ये तमाम जो दूसरे लोग हैं, अर्बन नक्सल्स जिन्हें आप कहते हैं, ये सुरक्षा बलों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत में मानव अधिकारों को खतरे में बता देंगी। और यही हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वो इस हमले का बदला जरूर लेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान आरनपुर एवं शामिली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत होगी। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है।